मेरा नाम है प्रशांत दलवी। मैं बेसिकली फिल्म राइटर हूँ। उसके पहले मैंने काफ़ी प्लेस भी लिखे हैं, थिएटर से जुड़ा हुआ था और अभी 10-12 साल से फिल्में लिख रहा हूँ। मैं अजीत दलवी हूँ। मैं औरंगाबाद के कॉलेज में पढ़ाता था अब तक, अब रिटायर्ड हूँ। और बहुत पहले से 80s से हम लोग प्लेस के फील्ड में हैं। 78 को मैंने पहला अपना फुल लेंथ प्ले लिखा। उसके बाद में 90 को मेरा डॉक्टर तुम्हें सुद्धा नाम का प्ले आया। उसके बाद में गांधी विरुद्ध गांधी मैंने लिखा, जो कई लैंग्वेजेस में हुआ। और उसके बाद में हम लोग बिंदास नाम के फिल्म से फिल्म राइटिंग के साथ जुड़ गए। मैंने मेरा बहुत सारा वर्क चंद्रकांत कुलकर्णी, जो मशहूर मराठी के डायरेक्टर हैं, उनके साथ किया है। एक फिल्म अमोल पालेकर के साथ की है और एक फिल्म मेरे बाहर के कोई डायरेक्टर के साथ आ रही है। मेरी बम्बई में ही हुई है, लेकिन यानी बॉर्न इन मुंबई और ब्रॉट अप इन औरंगाबाद, ऐसा हुआ है। औरंगाबाद में पूरा एजुकेशन रहा बेसिकली, और जो थिएटर की लगन जो है वो भी औरंगाबाद में ही क्रिएट हुई। वहाँ पे ड्रामेटिक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ का भी मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरी जिगीशा नाम की एक नाट्य संस्था थी, उससे जुड़ा हुआ था और 5 साल हम लोग थिएटर कर रहे थे। और उसके बाद में 87 में मैं मेरे ग्रुप के साथ बम्बई में शिफ्ट हुआ और फिर यहाँ पर बम्बई में जो मेन स्ट्रीम का थिएटर है, बहुत अच्छा थिएटर है, वहाँ पर 400 नाम का पहला प्ले लिखा। उसके बाद में ध्यानी मनी नाम का प्ले लिखा, फिर चाहुल नाम का लिखा, सेलिब्रेशन नाम का लिखा, और अभी गेट वेल सून नाम का प्ले अभी आया है रिसेंटली, लास्ट मंथ। मेरा जन्म तो मुरुड जंजीरा में हुआ, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, और बहुत एक देखने लायक जगह है। मेरा स्कूल एजुकेशन बम्बई में हुआ और उसके बाद हम लोग औरंगाबाद शिफ्ट हो गए। तो बाकी सब कॉलेज का एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन वहीं हुआ। पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए हासिल किया है, उस फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और उसके बाद में कॉलेज में पढ़ाने लगा, तो करीब 38-39 ईयर्स मैंने कॉलेज में पढ़ाया है पॉलिटिकल साइंस, और लिखते रहा हूँ। 80 से तो लगातार हम लोग लिखते रहे हैं और अभी फिल्म से कनेक्टेड हूँ। बेसिकली हमारे जो पिताजी है वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट M.Y. दलवी, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से जुड़े हुए थे, लोक सत्ता में थे, नवशक्ति में थे बम्बई में, और सोशलिस्ट विचारधारा के थे। और वो उसी विचारधारा का न्यूज़पेपर औरंगाबाद में था, मराठवाड़ा नाम का, दैनिक मराठवाड़ा नाम का। उसकी वजह से हम लोग बम्बई से बचपन में ही औरंगाबाद शिफ्ट हो गए। और पहले तो औरंगाबाद बिल्कुल हम कुछ खास जानकारी नहीं थी उसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे जैसे औरंगाबाद से जुड़ गए हम लोग, तो औरंगाबाद की हो गए, क्योंकि बहुत ही कल्चरल वहाँ पे हेरिटेज बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिविटीज़ का सेंटर है वो। तो एक बात मैं और जोड़ दूँ कि करीब 1970s से में मेरा यूथ मूवमेंट जो औरंगाबाद में थी, उससे काफ़ी करीबी संबंध रहा। मैं उसमें था। युवक क्रांति दल नाम की संगठन थी, पूरे महाराष्ट्र में थी वो। उसके औरंगाबाद के इसमें हम लोग थे। और 1974 का जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जो जेपी का आंदोलन हुआ, जो बिहार में हुआ और गुजरात में हुआ, तो वो बिहार और गुजरात छोड़ के सिर्फ मराठवाड़ा में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, जो हम लोग भी जिसमें शामिल थे। तो वो पूरी जो मूवमेंट है, तो मूवमेंट की एक हिस्ट्री है। तब तक मैं थिएटर में बहुत इन्वॉल्व नहीं था। जैसे ही वो मूवमेंट का जोर थोड़ा कम हो गया 1978 के बाद, तो उसके बाद मैं थिएटर से ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। लेकिन वो मूवमेंट की जो यादें हैं, उसकी जो स्मृतियाँ हैं, उसके जो अनुभव हैं, उनका मुझ पर भी असर हुआ और प्रशांत पर भी असर। बेसिकली औरंगाबाद की जो पूरी सोशो कल्चरल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने अभी कहा, वहाँ काफ़ी मूवमेंट्स हो गई है, वो हमारा बेस रहा है। फिर हम अगर थिएटर के लिए भी लिखते हैं तो वही बेस है, अगर हम आज फिल्में लिखते हैं तो भी वही बेस है, क्योंकि एक विचारधारा एक पक्की हो गई वहाँ से। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी था, वहाँ पर मेरा सब ग्रुप ये हुआ, और आज बहुत खुशी है कि 30 साल पहले जो ग्रुप था वही आज हम लोग पहले थिएटर वाले थे, अभी फिल्म वाले बन चुके हैं, और वही ग्रुप मेरा आज
है जो चंद्रकांत कुलकर्णी डायरेक्टर है, जिनका भी इन्होंने जिक्र किया, वही हमारे साथ है और उन्हीं के साथ हम लोग फिल्में कर रहे हैं। ज़्यादा कम से कम 80% 90% काम उनके साथ ही। जैसे शुरू में कहा कि बेसिकली पहले तो थिएटर से जुड़े हुए थे, थिएटर के लिए लिखते थे। और जैसे मैंने कहा कि ये अजीत दलवी ये मेरे बड़े भाई है, हम दोनों में 10-11 साल का डिफरेंस है। तो इनका भी थिएटर का ग्रुप था, वो भी एक आइडियल था हमारे लिए। और मैं चंद्रकांत कुलकर्णी हम लोग सब मिल के तो ग्रुप के लिए पहले लिखना शुरू हुआ। और मैंने जैसा कहा कि घर में भी एक ट्रेडिशन थी, पिताजी जर्नलिस्ट थे, तो उनसे भी एक इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि वो बहुत यानी सोशल भी थे, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए। तो कई सब्जेक्ट्स उनके साथ डिस्कस होते थे। उनके घर काफ़ी राइटर्स आते थे, उनके घर काफ़ी सोशल वर्कर आते थे, तो उनसे भी मुलाकात होती थी। विजय तेंदुलकर जैसे जो बहुत बड़े राइटर है मराठी के, वो हमारे घर आया करते थे। तो एक वो पूरा उनका डिस्कशन सुनने को मिलता था और उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। फिर 1 एक्ट प्ले लिखना शुरू किया। 1 एक्ट प्ले से फिर फुल लेंथ प्ले लिखना शुरू किया। एक मदर्स हाउस नाम का प्ले लिखा, जो मैं तब सिर्फ 21 ईयर्स का था, तो फुल लेंथ 2 एक्ट प्ले लिखा। उसके बाद में एक पौगंड नाम का प्ले लिखा, फिर दगड़ का माती नाम का प्ले लिखा, जो इप्टा ने स्टेज किया था। उसके लिए संगीत नाटक अकादमी के लिए उसका इनविटेशन आया था और दिल्ली में उसका शो हुआ। उसमें दीपा श्रीराम थी, विनय अप्टे थे, काफ़ी लोग थे। तो इस तरह से बाद में जब बम्बई में है तो 4 चौकी नाम का प्ले लिखा, जिसका मैंने अभी ये किया था, और उसके 1000 शोज़ हो गए। और ये होते होते 98 को बिंदास जिस फिल्म का इन्होंने ये किया था, वो हमारी पहली फिल्म जो हम दोनों ने साथ में लिखी बेसिकली। और चंद्रकांत कुलकर्णी जो डायरेक्टर है वो भी उससे जुड़े हुए थे। हमारा बेसिकली हमारा तरीका ऐसा है कि हम तीनों मिलके डिस्कस करते थे। तो हमारे जो प्लेस थे वो पूरे सीरियस प्लेस थे, मीनिंगफुल थिएटर करते थे। और फिल्म जो पहली हुई वो एंटरटेनर हुई। लेकिन एंटरटेनर हुई इसका मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड रख के कोई एंटरटेनर हम लोग बना रहे हैं। तो हमारे दिल में एक पक्की बात थी कि जो भी एंटरटेन भी करना है तो उसमें ब्रेन चाहिए। वो ऐसी ना एंटरटेनमेंट हो कि घर जाके भूल जाए। ज़रूर हमको कुछ उसमें से कहना था, लेकिन हम लोग वी आर प्लेइंग विद द मीडियम। यानी जब आप नए किसी मीडियम में जाते हो तो पहले आप जैसे हम लोग किसी कुत्ते से खेलेंगे या किसी से, तो वैसे हम लोग खेलना चाहते हैं उसके साथ कि अरे ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा किया तो इम्पैक्ट कैसा होगा। थिएटर तो हमको पता था, लेकिन फिल्म हमको उस तरह से पता नहीं थी, क्योंकि वो हमारी पहली फिल्म थी। तो उसके साथ हमने खेलना चाहा। उसमें सस्पेंस भी था, उसमें कॉमेडी थी, उसमें हमको कुछ बात भी कहनी थी। और जैसे फ्रेंडशिप के बारे में कहना था, काफ़ी फ्रेंडशिप के बारे में बहुत अच्छा है उसमें ख्याल था। और ये सब हमको बहुत एक प्लेफुल मोड में हमको ये सब करना था, और वो हमने करके दिखाया। तो उससे हमको कई बातें मालूम पड़ गई स्क्रीन राइटिंग की कैसे होनी चाहिए, और जिसका हमको बाद के हमारे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी लाभ हुआ। ऐसा लगता है कि जो भी सब्जेक्ट है वो अगर कुछ उसमें से हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नयापन देना चाहते हैं तो ही लिखना है। सिर्फ ये प्रोफेशन में है और प्रोफेशनल राइटर्स है इसलिए लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि 2 साल की गैप भी हो जाती है 2 फिल्मों में। उसमें कंटेंट है, अगर कुछ कहना है, कुछ मीनिंगफुल मैसेज देना है तो ही हम लिखना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि मैं यूथ मूवमेंट से के करीब था, बाद में इमरजेंसी आई, एंड आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब बाय द फिनोमेना। जो कुछ चल रहा था, जिस तरह से चल रहा था, जो सेंसॉरशिप लग रही थी, उस सब से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। मेरे कई साथी उस समय जेल में थे, या हमारे लीडर्स जो थे वो जेल में थे, और मुझे ऐसे अंदर से तकलीफ़ हो रही थी। तो उस समय मैंने मेरा पहला फुल लेंथ प्ले लिखा जिसका नाम था मुक्तिधाम। तो इस प्ले में ऐसा था कि कल तक इसको हम लोग जेल कह रहे थे, बस आज उसका बोर्ड बदल दो कि ये जेल नहीं है, ये मुक्तिधाम है। यानी एक तरह का शासन की हिपोक्रेसी पे वो मेरा अटैक था। वहाँ से मैंने रेगुलर लिखना शुरू किया। उसके बाद में हमारा ग्रुप था परिवर्तन नाम का, उसके लिए मैंने प्लेज लिखे। और हम दोनों का भी सिलेक्शन थिएटर एकेडमी की एक स्कीम थी
जो स्कीम नए राइटर्स के लिए थी, तो प्ले राइट्स वर्कशॉप ऐसा उसको कहते थे 1985 प्ले राइट्स वर्कशॉप नाम का एक उन्होंने ये किया था। तो फोर्ड फाउंडेशन के हेल्प से उन्होंने हमको पहले साल पूरे भारत में कहीं भी घूमने के लिए परमिशन दी, अच्छे अच्छे प्लेस दिखाए, और हमसे इतनी उम्मीद की थी कि हम साल के एंड में एक प्ले उनके लिए लिखें खास। तो वैसे मैंने प्ले लिखा, वो श्रीराम लागू ने खुद उसमें एक्टिंग की, डॉक्टर श्रीराम लागू ने, और वो डायरेक्ट भी किया। तो वहाँ से फिर और इसको फॉर्मल और जिसको कहते हैं कि वो रेगुलर काम हो गया मेरा लिखना। जैसे अभी प्रशांत ने कहा कि कुछ न कुछ हम लोगों को कहना होता है, ये नहीं कि हम लोग एडवाइस कर रहे हैं सोसाइटी को या कोई उपदेश कर रहे हैं, हमको उपदेश नहीं करना है, लेकिन जिस चीज़ से हमको तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ जो है उसका जो एहसास है वो एहसास सामने के प्रेक्षक तक, ऑडियंस तक हमको पहुंचाना है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं। और वो हमारा मेन मकसद होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की फिल्म हम लोग लिखें, वो कॉमेडी हो, जानर उसका सटायर हो या सीरियस फिल्म हो, जो भी कुछ हो। थिएटर में जैसे ये बिल्कुल अलग राइटर हैं, अलग इनका जानर है, स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ डिफरेंट, माई स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन फिल्म ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जिस पर हमने एक साथ भी कई फिल्में लिखी और वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जब जंजीर आई या दीवार की जैसी फिल्म आई, तो उन फिल्मों में हमको तो सलीम जावेद ही हीरो लगे उसके। हाँ, अमिताभ बच्चन का एक्टिंग तो आनंद से बहुत अच्छा लगता था, वो एक्टिंग का कोई सवाल नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि लाइंस जिसने लिखी हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो हमारे लिए वो पहले हीरो थे। फिर हमको पता चला कि अरे अमिताभ बच्चन इतने बड़े हीरो हो गए। तो विजय तेंदुलकर से लेके मंगेश पाड़गांवकर से लेके सलीम जावेद तक, और सब जानर का लिखने वाले, हाँ, लिखने वाले आदमी को तो सब जानर के लोग इम्पोर्टेंट लगते हैं, गुलजार हो और कोई हो, है ना। तो सबके लिए हमारे दिल में प्यार रहा, और इन लोगों से हम लोग मिले भी नहीं है, अपने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के बहुत लोगों से, फिर भी उनके नाम हमारे जहन में थे कि अरे ये राजकुमार संतोषी के लिए लिख रहे हैं, ये प्रकाश झा के लिए लिख रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग जो सोसाइटी देख रहे हैं वो ये कैसे देख रहे हैं, ये भी हम लोग देख रहे थे। लेकिन हमारा अपना अपना कोई थॉट था, और उस थॉट पर हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे थे। मेरा राइटिंग जो है वो स्टोरी राइटिंग से ही शुरू हुआ। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैंने स्टोरीज लिखी थी, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर को था तभी मेरा स्टोरी का खिड़कियाँ नाम का एक बुक भी पब्लिश हुआ था। और लेकिन बाद में क्या होता है, मराठी में बहुत अच्छी ट्रेडिशन है कि कई अच्छे वन एक्ट प्लेस कंपटीशन होती है, ये होता है। और अगर थिएटर का एक बार आप यानी उससे जुड़ गए कि फिर यानी लिटरेचर से, यानी स्टोरी राइटिंग मेरा थोड़ा सा बाजू हो गया, सिर्फ थिएटर के लिए लिखता था। और जब फिल्म से यानी इंट्रोडक्शन हो गया, तब जैसे इन्होंने कहा है, एक तरफ जंजीर दीवार थे और दूसरी तरफ अर्ध सत्य जैसी भी फिल्में थी कि जो और जिसमें यानी प्रोफेशनल या कमर्शियल एलिमेंट भी था, और फिर भी यानी दिलीप चित्रे की एक बहुत अच्छी पोएम भी यूज़ हुई थी। और अगर ऐसी भी फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है तो ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ऐसा एक दिल में बात हुई थी। तब यानी जो पैरेलल फिल्म का जो स्ट्रीम थी तब, और सभी अच्छी फिल्में थी, यानी तेंदुलकर साहब लिखते थे, गोविंद नीलानी जैसे थे, श्याम बेनेगल की अंकुर जैसी फिल्म थी, गुलजार साहब की अचानक जैसी फिल्म थी जिसका बहुत कोई नाम नहीं लेता, लेकिन वो अच्छी। यानी इन फिल्मों पे दिन रात डिस्कशन करना, उसके फाइनल पॉइंट्स क्या है ये ढूंढना और उसके बारे में बात करना, ये सिर्फ हमारा नहीं, वो जो पूरी जनरेशन थी, वो नई जनरेशन ये सब कर रही थी, और वी वर पार्ट ऑफ दैट जनरेशन। नहीं, वो तो इससे ही हुआ, हमारा एक्सपीरियंस से हुआ। बेसिकली आप जो देखते हैं उसमें से आपको जो मिलता है, और फिर आप जब ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने बाद में, काफ़ी बाद में, यानी जब मेरी 2-3 फिल्में हो गई, उसके बाद में स्क्रीन राइटिंग पर रेगुलर पढ़ना शुरू किया। स्टोरी के जैसे किताब हो या बाकी सब किताबें हैं, या नॉवेल से फिल्म कैसे लिखी जाती है, इस टाइप की जो हैं कई किताबें हैं, आपको तो पता है। तो ये सब पढ़ना शुरू किया। फिर भी मुझे क्या लगता है कि हर बार जब हम लोग एक कोई नया सब्जेक्ट लेके उतरते हैं तो उसके लिए नया फॉर्मेट हमको ढूंढना ही पड़ता है। हाँ, तो एक हमको जो कहना है उसकी एक नेसेसिटी जो होती है,
और हमने जो फिल्में देखी है, हमने जो फिल्म एक्सपीरियंस की है, जो लिखी है, उसके आए हुए एक्सपीरियंसेस, इसी से हम लोग सीखते गए। 1987 में मैं जब बम्बई में आ गया विथ माई होल ग्रुप, तो मैं पहले लोकसत्ता में था। लोकसत्ता में मैं सब एडिटर था, जो न्यूज़पेपर है लोकसत्ता नाम का। और तब मेरे पास यानी थिएटर क्रिटिसिज्म का भी कॉलम था, यानी मैं समीक्षा भी लिखता था और फिल्मों के लिए भी मैं लिखता था। तो ऐसा हुआ कि कभी कभी लगता था, कई लोगों ने सजेस्ट भी किया, अरे आप क्रिएटिव राइटर हो तो ये झंझट में मत पड़ो, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत फिल्मों के बारे में लिखना पड़ता है, ये होता है, और अपना जो क्रिएटिव राइटिंग है वो उसके ऊपर असर होता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में मैंने 8 साल लगातार थिएटर के ऊपर मैंने कई आर्टिकल्स लिखे और बाद में फिल्मों के बारे में भी लिखी। तो उसमें से एक, जैसा अभी हम लोगों ने अच्छी फिल्मों के आपको एग्जांपल्स दिए कि ये हमारे सामने फिल्में अच्छी थी, तो वैसी कई बुरी फिल्में भी यानी देखनी पड़ी और उस पर लिखना भी पड़ा। तो ऐसा होता है, कोई बुरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं, फिर वो प्ले हो या फिल्म हो, तो उसके ऊपर भी जब सीरियसली लिखने को बैठते हो आप, तो आपको यानी सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते नहीं अरे ये अच्छी फिल्म नहीं है, तो उसके रीजंस देने पड़ते हैं। तो उसमें से भी एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग आपकी हो जाती है कि एक फिल्म अच्छी है तो क्यों अच्छी है, एक फिल्म बुरी है तो क्यों बुरी है, वो अपने थीम से यानी डेविएट हो गई है क्या, उसका फोकस चला गया है क्या, फिर क्या होना चाहिए, फिर अच्छा स्क्रीन प्ले क्या है, अच्छा स्क्रीन राइटिंग क्या है, कहाँ तक वो फिल्म अच्छी थी और कहाँ पर वो डेविएट हो गई अपने मुद्दे से। तो ये भी एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो गया, इसमें से भी काफ़ी यानी सीखना हुआ ऐसा कह सकते हैं। और हम जो तीनों भी जैसे बात की कि मैं हूँ, अजीत है और चंद्रकांत कुलकर्णी है, हमारी भी यानी सिर्फ ट्यूनिंग ये गुड़ी ट्यूनिंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो बहुत साफ इससे कहते नहीं ये अपने थीम से बाहर जा रहा है, और या उसको भी हम लोग कुछ कह सकते हैं चीज़। तो ये डिस्कशंस जो है वो भी हमको काफ़ी ज़िंदा रखने के लिए स्क्रीन राइटर ये बहुत इसेंशियल रहे और बहुत अच्छे रहे कि एक फिल्म के लिए काफ़ी डिस्कशंस होते हैं कि 2-2 साल 1.5 साल हम एक स्क्रिप्ट पे जब बैठते हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ चाहिए, क्या हमारा बेसिकली फोकस है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे फोकस लगता है ये फिल्म राइटिंग में पूरा कि कई बातें कहनी होती है। अगर हम कोई बायोपिक करते हैं, जैसे तुकाराम जैसी हम लोगों ने फिल्म की, तो 1608 साल का उनका ये था और यानी 400 ईयर्स बैक हमको सब लिखना था, तो काफ़ी रिसर्च हो जाता है और कई बार कन्फ्यूजन्स भी होती है कि अभी मैं क्या क्या लूँ मेरे फिल्म में। तो उसमें आपको तय करना होता है कि तुकाराम पे 75 ईयर्स पहले भी प्रभात ने बहुत अच्छी फिल्म निकाली थी, और अगर 75 ईयर्स के बाद में आप एक नई फिल्म लिखना चाहते हो तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है तो लिखो, नहीं तो लिखने में कोई मज़ा नहीं है। तो ये दिमाग में रखते हुए कि अरे अभी हम इसलिए आज तुकाराम को फिर से दोबारा फिल्म में लाना चाहते हैं क्योंकि उसका एक इंटरप्रिटेशन रहा है जो नहीं हुआ पहले फिल्म में। वो पोएट के ज़रिए कैसा था, उसकी फिलॉसफी क्या थी, तो ये लिखने के लिए ये नई फिल्म है। ये जब दिमाग में बात तय होती है तो उसके अनुसार पूरा स्क्रीन प्ले होता है, फिर समझ में आता है अरे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत हम लोग अभी कैरेक्टर इसमें अटक रहे हैं, हम डेविएट हो रहे हैं हमारे फोकस से, गोल से हमारे। उसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जैसे 3 एक्ट स्ट्रक्चर है या उस टाइप की जो चीज़ें हैं कि जो कही जाती हैं कि बस 10 मिनट में ये होना चाहिए, 20 मिनट में ये होना चाहिए, फिर उसके बाद में अपना शुरू होता है, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब अपने माइंड के एट द बैक ऑफ आवर माइंड इट शुड बी देयर। लेकिन आप जो लिख रहे हैं और आपको जो कहना है वो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, और उसके साथ वो सब जाता है तो ही हमको वो एक्सेप्ट करना है। कोई ऐसा एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर किसी का भी, चाहे वो कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, अपने को वैसे के वैसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट हर समय नए होते हैं और वो सब्जेक्ट पहुंचने के लिए जो भी ज़रूरी है, यानी फिल्म का ऐसी बात है, नाटकों में तो बाकी भी बातें कभी कभी आ सकती हैं, लेकिन फिल्म तो पूरी आपके हाथ में है, एक्टर आपके हाथ में है, कैमरा आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। तो ऐसे सिचुएशन में एक भी चीज़ उसमें कि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थीम के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, और वही होते जाना चाहिए
छोटे छोटे सीन्स में से, छोटे छोटे डायलॉग्स में से, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स में से कि आप करना क्या चाहते हैं उसके साथ। तो इसलिए बेसिकली 5-5, 6-6 ड्राफ्ट्स हम लोग करते हैं कोई भी फिल्म के लिए। ऐसा नहीं होता कि चलो एक ड्राफ्ट हो गया, दूसरा ड्राफ्ट हो गया, अभी बस हो गया करके। बेसिकली मैंने जो पहले कहा कि रिसर्च करना हर फिल्म के लिए, उसका सब्जेक्ट का रिसर्च करना ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका भी मकसद क्या है बेसिकली कि वो सब्जेक्ट का इंसाइट आना चाहिए। जब तक आपको वो सब्जेक्ट का इंसाइट नहीं आएगा तब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक उसका स्क्रीन प्ले नहीं बनेगा, तब तक उसका क्लाइमेक्स नहीं बनेगा। तो ये इंसाइट जब आता है तो फिर एक जैसे उन्होंने कहा एक लाइन में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पन्ने लिखते हैं और बाद में ऐसा लगता है कि अरे ये थिएट्रिकल तो नहीं हुआ है, और कोई एक लाइन ही उसकी काफ़ी है ऐसा लगता है, और फिर पूरा वो जो है वो 2 पन्ने हैं उसकी ज़रूरत नहीं लगती। बेसिकली जब थिएटर से फिल्म में काफ़ी लोग आते हैं तो कई बार ऐसी डर रहती है कि अरे थिएट्रिकल लैंग्वेज और सिनेमेटिकल लैंग्वेज ये अलग है, तो ये ऐसा ना हो कि थिएटर ही हम फिल्म में कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि बिंदास जैसे पहला एंटरटेनर जब किया तभी ये यानी ये डर से हम बाहर निकल गए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोकेशन थे वो टोटली सिनेमेटिक लैंग्वेज थी। तो फिर ये डर नहीं रही कि अरे हम लोग स्क्रीन प्ले जो है वो सिनेमैटिक बना सकते हैं। अभी जो आजचा दिवस माझा नाम की जो फिल्म है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जो अभी फ़िलहाल में आई है। तो उसमें बहुत ही 2 घंटे की क्रिस्प कॉम्पैक्ट फिल्म, फोकस्ड फिल्म लिखने का यानी बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने वो प्रोसेस। और बेसिकली प्रोसेस में भी मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टर ने कहा और हमने लिख दिया, यानी डिमांड एंड सप्लाई ये चीज़ हम नहीं मानते। बेसिकली थिएटर हो या फिल्म हो, ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़ना ये भी बिल्कुल हम लोग नहीं मानते। यानी जब हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर से पहले जुड़े थे, बाद में मेन स्ट्रीम में काम करने लगे, फिर भी अभी मेन स्ट्रीम के लिए ये ऐसा करना ही पड़ता है। नहीं उसके लिए तो ऑडियंस को ये चाहिए, नहीं ऑडियंस को ये चाहिए, इसलिए हम कभी नहीं। यू शुड रिस्पेक्ट हिज इंटेलिजेंस। अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करें, कभी भी ये नहीं बोलिए आपके घर पे आप दिमाग रख के आओ, क्यों भाई दिमाग के साथ भी तो आदमी एंजॉय कर सकता है। और तो उनको काफ़ी यानी, और महाराष्ट्र एक ऐसी चीज़ है, मराठी फिल्म, मराठी थिएटर एक ऐसी जगह है या एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इधर सिर्फ नाटक या फिल्म देख के लोग बाहर नहीं आते, इधर डिस्कशन भी करना चाहते। जो हमारे प्लेज भी है या फिल्में भी है, उन पे काफ़ी सेमिनार्स भी हुए हैं और वहाँ लोग आते हैं, फुल ऑडिटोरियम भर जाता है और लोगों के दिल में काफ़ी सवाल रहते हैं, वो पूछना चाहते हैं काफ़ी सवाल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो लोग हैं वो हमें ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि अरे ऐसा लगता है कि अगर बुरी फिल्म हुई, अगर हम जो थीम है वो नहीं पकड़ सके अपने हाथ में हमारे फिल्म में, तो ये लोग हमको सवाल करेंगे। सिर्फ क्रिटिक्स है, उनका सवाल अब क्या है, ये इसकी डर नहीं चाहिए। तो ऑडियंस को भी क्या उनका भी क्या कहना है, वो भी आज आगे गए हैं, उनका भी ग्रूमिंग काफ़ी हुआ है, उन्होंने काफ़ी फिल्में देखी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उनका भी वो भी देखते हैं, तो वो कैटेगरी में हमको जाना चाहिए। बेसिकली ऐसा लगता है कि थिएटर जो है, ऐसा लगता है यानी बीइंग अ राइटर, ये एक इंट्रोवर्ट प्रोसेस है थिएटर लिखना, कि मैं अकेले लिख सकता हूँ, 2 साल में लिख सकता हूँ। अभी मेरे साथ तो मेरे डायरेक्टर भी है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ये है, लेकिन फिर भी उसको मैं सब्जेक्ट बोल के ये मेरा चल रहा है, उससे डिस्कशन करें, बाद में मैं अकेला बैठ के वो चीज़ पे चिंतन कर सकता हूँ, इंट्रोवर्ट हो सकता हूँ। लेकिन फिल्म जो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और डायरेक्टर के पास गया, ये मेरी स्क्रिप्ट है, तो उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि थिएटर जो है बेसिकली वो प्ले राइट से शुरू होता है, नाटककार से शुरू होता है, वो उसका बिगिनिंग पॉइंट है। लेकिन फिल्म जो है वो डायरेक्टर के नज़रिए से पूरी बनती है, उसको क्या चाहिए ये भी उसमें इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ये चाहिए चलो दे दिया, हम लोग में तो काफ़ी ट्यूनिंग है ये है, लेकिन वो सबने मिल के करने की चीज़ है। ऐसा लगता है कि एक कोलाज है कि हम लोग पहला सीन का भी सोचना पड़ता है और 40 सीन नंबर 40 क्या है उसका भी सोचना पड़ता है, उसकी एक इंटरलिंक क्या है वो भी देखनी पड़ती है, और उसमें कई लोगों का धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन हो जाता है। म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन होता है, बैकग्राउंड स्कोर का होता है,
बेसिकली आर्ट डायरेक्शन का होता है, एक्टर्स का होता है, और डायरेक्टर से उनसे काफ़ी ये होते हैं, और ये टुकड़े टुकड़े में इस पहले लगता है कि एक बिखरी हुई चीज़ है, और लेकिन उस जब फाइनल प्रोडक्ट आप लोग देखते हो ट्रायल में, तो ऐसा लगता है अरे ये काफ़ी मेहनत हुई अपनी, लेकिन अभी दिखते नहीं, यानी ऐसा यानी कोई भी ऐसे लगता है आर्ट फॉर्म के लिए ये मेरा क्या बोलते हैं ब्रोशर है, इसमें आप देख लो कि हम लोगों ने क्या किया, ऐसा नहीं, वो फिल्म में आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, और वो दिखानी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझने चाहिए कि आपने क्या क्या सोचा है, आपकी सोच समझ में आनी चाहिए, ऐसा लगता है। इट इज़ अ मच मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। थिएटर ये जो है ये बेसिकली मेरा है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं लिख रहा हूँ, जैसे पोएट्री होती है इन अ वे, है ना। तो पोएट्री उसी सब्जेक्ट पे 10 लोग लिखेंगे तो भी आप देखेंगे कि हर पोएट का उसका खुद का नज़रिया है ना, जिससे वो पोएट्री लिखी जाती है। जैसे गुलजार साहब उसी सब्जेक्ट पे वो नहीं लिखेंगे जो जावेद साहब लिखेंगे या और कोई लिखेगा, तो ये जो फ़र्क होता है उसी तरह थिएटर में, इसलिए मैंने कहा था कि इनका थिएटर का लिखना अलग है और मेरा अलग है। हाँ, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मेरा यूथ मूवमेंट का एक्सपीरियंस, मैंने जो लोगों को लिखा है, देखा है, उस सब से मेरा आता है, यानी उस पर द स्टैम्प इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ अजीत दलवीज प्ले और इट इज़ प्रशांत दलवीज प्ले। हाँ, मैं इनका प्ले बहुत अप्रिशिएट करूँगा, ये मेरा प्ले अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैं इनका प्ले चाहुल नहीं लिख सकता। हाँ, और ये तो लिख सकता है मेरे प्ले, ऐसे मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ एलिमेंट उसमें ऐसा है कि जो मेरा है, जो मैंने जो दुनिया देखी है उसका वो है। और फिल्म देखते हो तो आपको ज़रा ब्रॉडर सोचना पड़ता है उसके बारे में। हमारे डायरेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है कि कोई फिल्म का काम जब हम लोग शुरू करते हैं तो चंद्रकांत कुलकर्णी जो अभी एक बार जब हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, उसका स्क्रीन प्ले हो जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन से सीन अजीत दलवी लिखेंगे और कौन से सीन प्रशांत दलवी लिखेंगे, क्योंकि वो ही नोज अस वेरी वेल, हमारी स्टाइल क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, अगर सोशो पॉलिटिकल बेस है तो इनके उसमें मास्टरी है, अगर कुछ साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है या फीलिंग की सीन्स है तो कभी मेरे पास आएंगे, तो उसका कॉम्बिनेशन वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करता है, और यहाँ पर हमारा जो ट्यूनिंग है वो बहुत काम में आता है, और फिर हम लोग एक दूसरे के सीन पे भी बात करते हैं, और फिर तीनों मिलके फिर से देखते हैं कि नहीं अभी ये सीन मैंने भी लिखा है, लेकिन ये एक सीन है जो दोनों भी लिख सकते हैं, चलो दोनों भी लिखते हैं, और अब जिसका अच्छा हो जाएगा वो फिल्म में आएगा। या फिर मेरे सीन है तो मैं भी उनको भेजता हूँ कि ये लिखे हैं, ये चंदू जी ने ओके किए हैं, उनका ये कहना है, वो लेटर कई बार लिखते हैं चंदू जी कि मुझे ये पॉइंट्स लैकिंग लग रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस एक्सरसाइज है हमारे लिए, और यानी दो भाई या एक ग्रुप या एक फैमिली जैसा जो ग्रुप है वो सिर्फ एक साथ आना नहीं है, तो ये आर्ट के लिए एक साथ आते हैं, तो हम इनकी राह देखते हैं अभी कब आएंगे आप, और कब हम लोग इस पे बहस करेंगे, कब हमारा और शार्प हो जाएगा। कई बार हम लोग औरंगाबाद जाते हैं, धीरे धीरे अभी ये होने लगा है, जैसे मराठी अभी शुरुआत हुई है, जब शुरुआत बोलेंगे कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तक तो कुछ नहीं था, डायरेक्टर बैठता था, उसका भी बहुत कुछ विजन नहीं था, नहीं तो डायरेक्टर के विजन के अनुसार लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर उतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन एकदम सिंपल कॉमेडी थीम्स कुछ तो भी लेना है, रूरल एरिया के ये लेना, ये 15-20 साल पहले की बात है। अभी कैसा हुआ है कि अभी बहुत नया काम मराठी में शुरू हुआ है, यानी अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में नेशनल इस पे भी मराठी फिल्म को बहुत अच्छा ये मिला है, क्योंकि इतने नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, इतने नए राइटर्स आ रहे हैं, इतने नए डायरेक्टर्स आए हैं, और वो पूरे दुनिया के फिल्म से वाकिफ़ हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि राइटर की भी इज्जत अच्छी हो रही है, उसको रिकग्निशन मिल रहा है, पैसा हिंदी के हिसाब में कुछ भी ना हो लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है पहले के हिसाब में, और उनको मेन यानी इज्जत मिल रही है, उनकी जो राइटर्स की जो विजन है उसको भी रिस्पेक्ट करने लगे हैं लोग, यानी इतना तो ज़रूर शुरू हुआ है। नहीं, अगर अच्छी फिल्म करनी है तो अच्छे राइटर्स लगेंगे, अभी ये एक समझ आई है लोगों में, नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, किसी से भी लिखवा लेंगे और वो हो जाएगी फिल्म, ऐसा लगता था, अभी वैसा नहीं लगता। और सिर्फ एक्टर्स ओरिएंटेड फिल्म ऐसी भी नहीं रही है अभी, यानी मराठी में अच्छे सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में आ रही है। फिल्म मेकिंग में सीरियस लोग काफ़ी आए हैं। देखिए कैसा होता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक समय पे एक चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है। जैसे एक 20 साल पहले थिएटर की इम्पोर्टेंस बहुत थी,
कि तेंदुलकर जी ने जो शुरू किया, आड़ेकर थे, बाकी थे लोग, वो लिखने लगे, एलकुंचवार लिखने लगे, और नाटक में क्या हो रहा है ये समझना हर एजुकेटेड महाराष्ट्रियन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई थी कि अरे क्या हो रहा है नया, अच्छा इसमें इन्होंने क्या लिखा है, फिर चलो डिस्कशन करते हैं उस पर, उनको बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो ये जो जैसे फेनोमेना था वैसे अभी फिल्म का मराठी में है। और ये जो सब नए बच्चे हैं जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है, हाँ कहाँ तक जाना है वो बात अलग है, लेकिन कम से कम देखा है, अच्छी फिल्में देखी हैं, अच्छा क्या है उनको पता है, नेट पर वो पढ़ सकते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ। ऐसे जो बच्चे हैं ये नए कंसेप्ट्स लेके, नए सब्जेक्ट लेके, नए स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा काम अभी होने की संभावना है, वो बढ़ रही है संभावना। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं वो भी काफ़ी नया और अच्छा लिख रहे हैं। हमको लगता बहुत है कि पुराने एक्टर्स ने नए एक्टर्स को कुछ बोलना, हमारे पीढ़ी के लोगों ने और आगे की पीढ़ी को, लेकिन कैसा होता है कि जो रियल अच्छा राइटर है या डायरेक्टर है वो तो उसकी खुद की विजन होती है ना, और क्या हम उनको कुछ बोल सकते हैं मुझे पता नहीं अब तक ये मैं नहीं जानता। नहीं, क्योंकि कैसा है कि वो उनका ख्याल है, उनको जैसी फिल्म बनानी है, उनको ऐसा लगता है कि लेकिन ऑनेस्टी हो, ये ऑनेस्टी जरूर हो, ऑनेस्टी हो। बेसिकली अगर कॉमेडी भी बनाए तो उसके पीछे एक सीरियस थॉट हो, ये हम लोग चाहते हैं बेसिकली। और अगर ऐसा हुआ तो ही अच्छी फिल्म बनेगी, तो ही वो लोगों के यानी दिल में रहेगी, बेसिकली वो भी रहना चाहिए। और इस तरीके से अभी इन्होंने कहा बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी नए डायरेक्टर्स, काफ़ी नए और बेसिकली जो यानी मराठी में भी ऐसा है कि सिर्फ स्टार्स नहीं, एक्टर्स है, परफॉर्मर्स है, वो भी अच्छे प्रोजेक्ट से खुद को जोड़ना चाहते हैं। तो वो भी कई बार अरे ये अभी डायरेक्टर के लिए ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, मैं इसमें काम करने के लिए रेडी हूँ, ये वो जाके राइटर्स अच्छा है, किताब देते हैं, नॉवेल देते हैं कि आप ये पढ़ो, इस पर कुछ बनाओगे तो मुझे इंटरेस्ट है इसमें काम। यानी सिर्फ कैसेट्स नहीं आती है यानी फॉरेन फिल्म्स की अभी इस पे बनाओ ऐसा नहीं, तो अच्छा लिटरेचर भी मराठी में अभी आ रहा है। तो ये भी बहुत गिव एंड टेक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यानी हिंदी सिर्फ यानी हिंदी में बॉलीवुड में करना ही है इसलिए नहीं, तो और बड़े ऑडियंस तक अच्छा सब्जेक्ट हम लोग ला सकते हैं। ये जो अभी इतने साल काम करने के बाद में जो एक कॉन्फिडेंस कहेंगे या इच्छा कहेंगे है, हाँ, तो उसके लिए काम तो करना ही है, क्योंकि वो ऑडियंस तक भी पहुंचना है। एक्चुअली वैसे हम लोगों ने यानी लिखा भी है, लेकिन वो अभी आया नहीं है। परसेप्ट फिल्म के लिए एक फिल्म, परसेप्ट के लिए हमने एक फिल्म लिखी थी और भी कुछ आइडियाज़ थे। मैंने मीराबाई नॉट आउट नाम की फिल्म, आपने उसका नाम सुना होगा शायद, मंदिरा बेदी वगैरह थी, तो वो जो फिल्म थी उसके डायलॉग्स मैंने लिखे थे। तो हिंदी में लिखना तो चाहते हैं, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो नेशनल इस पे अच्छी तरह से आ सकते हैं, तो उस समय भी लगता है कि अरे ये सब्जेक्ट लेके हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हिंदी में करेंगे वो भी उतनी ही यानी इससे करेंगे क्योंकि कन्विंसिंगली करेंगे, और वो भी किसी के भी जेरोक्स कॉपी नहीं बनानी है। अगर अपने को कुछ ऐसा लगता है कि एक अलग तरीके का कुछ हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो ही बनाना है, नहीं तो कोई यानी जिद नहीं है कि करना ही है। नहीं, ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद मराठी वालों को भी आपने शरीक कर लिया है इसमें, तो इसके हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और जिस तरह से आप राइटर के हक के लिए लड़ते हो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग भी 4 जगह पे स्टोरी सुनाने कभी जाते हैं या हमारी स्टोरीज डिस्कस होती हैं, तो एक प्रोटेक्शन है हमको कि फिल्म राइटर्स एसोसिएशन है हमारे पीछे। और अभी जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी मैं आया था खास औरंगाबाद से और यहाँ पर रुका था, तो खुशी हुई थी मुझे। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े ऑडियंस की ज़रूरत थी क्या, अगर हम लोग थोड़े कम होते तो एक्चुअल जो लिखने वाले होते उनका इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता। इसमें देखने वाले सुनने वाले ज़्यादा थे, ऐसा मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी जो एक मुसलसल मामला इन्होंने शुरू किया है एसोसिएशन ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि क्या दुनिया में हो रहा है और आप किस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं।
प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग एज ए राइटर रिएक्ट कर सकते हैं या करना चाहिए। तो इसके बारे में जो बातें हुई वो भी मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी नए राइटर्स को उसमें स्टेज पर बुलाया गया था, उनकी बातें सुनी थी। तो ये सब जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम लोग लिखेंगे ज़रूर ये सोचेंगे कि अरे इतने लोग भी अपने को देखने वाले हैं और अपनी फिल्में देखने वाले हैं, तो उस जिम्मेदारी से हमको भी लिखना है। इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये सब फ्रेटर्निटी जो है राइटर्स की, तो वो एक साथ अगर फिर हिंदी मराठी या कोई लैंग्वेज का बैरियर न रहे और ये इंटरेक्शन रहे, जब भी कोई नई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की याद आती है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पे अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। और जैसे इन्होंने कहा है कि ये लोग अपने साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और कई बातें इस तरीके से आगे आ सकती है, जैसे आप अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हो, कई बातें इस तरह से आ सकती है, क्योंकि एक ही बम्बई में हम लोग रहते हैं और अलग अलग इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री का भी आपस में इंटरेक्शन हो, एक्सचेंज भी हो, अच्छी चीज़ें, मराठी अच्छी फिल्में भी हिंदी के लिए आ सकती है। ऐसे कई बातें इसमें से हो सकती है, ऐसा लग रहा है। और बहुत पॉजिटिव नोट पे हम लोग हैं मराठी अभी फिल्म के बारे में भी, इसलिए ये मोड भी बहुत अच्छा लग रहा है नया कुछ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।